हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम हिंदी का पाठ 11 मरकर भी जो अमर रहें पढ़ने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ साथ अपनी किताब को अपने सामने रख लीजिए खोलकर और रीडिंग करते चलिए, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। मरकर भी जो अमर रहे। इस पाठ में पहला भाग है जो चंद्रशेखर आज़ाद है। सन 1921 असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर था। काशी की सड़क पर एक जनसमूह चला जा रहा था। समूह में 15 वर्षीय एक निर्भीक बालक बड़े उत्साह के साथ भारत माता की जय, महात्मा गांधी और वंदे मातरम का उद्घोष कर रहा था, यानी कि नारे लगा रहा था। अचानक घुड़सवार पुलिस उन पर डंडे बरसाने लगी। बहुत से लोग बंदी बना लिए गए। बंदी बनाए गए व्यक्तियों में वह निर्भीक बालक भी था। उसने न्यायालय में उपस्थित किया गया। न्यायाधीश ने पूछा, तुम्हारा नाम? बालक ने सीना फुलाकर उत्तर दिया, आज़ाद। न्यायाधीश ने अगला प्रश्न किया, पिता का नाम? उत्तर मिला, स्वाधीन। न्यायाधीश कुछ चौंके, फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने उसी स्वर में कहा, जेल खाना। न्यायाधीश ने उसे 15 बेत मारने का दंड दिया। प्रत्येक बेत की मार के साथ पीठ की चमड़ी उधड़ने लगी, पर बेत पड़ते ही बालक भारत माता की जय और गांधी जी की जय बोलता रहा। बालक का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इस घटना के बाद लोग चंद्रशेखर आज़ाद पुकारने लगे। चंद्रशेखर आज़ाद बड़े होकर एक महान क्रांतिकारी बने। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई सन 1903 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर बचपन से ही साहसी थे। परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। वे पढ़ने के लिए काशी आ गए और संस्कृत विश्वविद्यालय में भर्ती हो गए। नेक्स्ट पेज पे आइए। अन्याय को देखकर आज़ाद का खून खौल उठता था, अतः वह स्वाभाविक ही था कि वे सारे देश में हो रहे अंग्रेजों के अत्याचार को कैसे सहन करते। उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर क्रांतिकारियों का संगठन बनाया। आज़ाद शारीरिक बल और सूझबूझ से धनी तो थे ही, पर फुर्तीले भी थे। क्रांतिकारियों के दल में उनका गुप्त नाम क्विक सिल्वर अर्थात पारा था, ठीक है ना। इनका एक और नाम पता चला, क्विक सिल्वर यानी कि पारा। इन्हीं गुणों के कारण वे कभी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। काकोरी कांड के बाद कई प्रमुख क्रांतिकारी पकड़े गए थे। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी प्रमुख थे। इन सबको फांसी दे दी गई, पर चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस छू भी नहीं पाई। वे झांसी में वेश बदलकर रहने लगे। उन्होंने अपना नाम हरिशंकर ब्रह्मचारी रख लिया। इस समय उनके प्रमुख साथी मास्टर रुद्र नारायण, भगवान दास माहौर, सदाशिव मलकापुर तथा विश्वनाथ वैशंपायन थे। जब झांसी में गुप्तचरों को आज़ाद की भनक लगी तो वे ओरछा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के पास सतारा नदी के तट पर एक मंदिर में रहने लगे। यहाँ रहते हुए उन्होंने फिर से अपना संगठन खड़ा किया। झांसी में बिताए अज्ञातवास की अवधि के आज़ाद को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर इससे उनके मस्त स्वभाव और जीवंतता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ना ही उन्होंने अपनी ईमानदारी पर आँच आने दी। ऐसा ही एक प्रसंग है। चंद्रशेखर आज़ाद झांसी में एक छोटे से खोखे में रहते थे। खाने का कोई ठिकाना नहीं था। कई दिन केवल एक बार चना चबेना खाकर रहना पड़ा। एक बार उनके पास केवल एक आना था। वे एक आने के भुने चने ले आए और खाने लगे। खाते खाते आखिरी मुट्ठी भरी तो उन्हें कुछ गोल गोल चपटा सा लगा। मुट्ठी खोली तो देखा चनों में एक इकन्नी थी। पहले तो सोचा चलो कल के खाने की व्यवस्था हो गई, फिर उनका मन अपने इस विचार पर ग्लानि से भर उठा, अरे यह तो उस चने वाले की मेहनत की सब कमाई है, इस पर मेरा क्या अधिकार है। चने खाकर उन्होंने पानी पिया और चने वाले को उसकी इकन्नी लौटा आए। देश के लिए अंग्रेज खजाना लूटना अलग बात थी, पर स्वयं के लिए एक इकन्नी रखना भी आज़ाद को स्वीकारना था, भले ही भूखा क्यों न रहना पड़े। आज़ाद के पास एक माउजर पिस्तौल थी। वे उसे बखल बुखारा कहते थे।
बलख बुखारा कहते थे। इस पिस्तौल को वे बड़ा ही संभाल कर रखते थे, क्योंकि पुलिस का सामना करने के लिए और कोई उपाय न था। वे कहते थे, जब तक मैं बलख बुखारा मेरे पास है, अंग्रेज मुझे छू भी नहीं सकते हैं। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। उनका यह संकल्प टूटा भी नहीं। 27 फरवरी 1931 का दिन था। आज़ाद और सुखदेव इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। विश्वंभरनाथ सिंह नामक एक पुलिस अधिकारी ने उनको पहचान लिया। उसने गुप्तचर पुलिस अधीक्षक नटवाबर को इसकी सूचना दी। नट बाबर ने दल बल के साथ आज़ाद को घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां नेक्स्ट चलने लगीं। एक गोली आज़ाद के पांव में आ लगी। उधर उनकी गोली में विशंभरनाथ का जबड़ा तोड़ दिया। दूसरी गोली नट बाबर की कलाई पर लगी। अपने आप को घिरता देखकर आज़ाद ने सुखदेव को वहां से जाने की आज्ञा दी और स्वयं अंग्रेजों का सामना करने लगे। धीरे धीरे उनकी गोलियां समाप्त होने लगीं। असह्य अंतिम गोली अपनी ही कनपट्टी पर दाग ली। आज़ाद का निस्पंद शरीर भूमि पर पड़ा था, मानो भारत का लाडला सपूत माँ की गोद में सो गया हो। आज इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता है। आज़ाद के बलिदान और उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित है, वहाँ जाने वाला हर व्यक्ति उस हुतात्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित अपने को धन्य समझता है, अर्पित करके अपने आप को धन्य समझता है। ठीक है, ये तो अपन ने आज़ाद के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब दूसरा है इसमें ख नंबर का राजा भाऊ महाकाल। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम तथा क्रांतिकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया, पर स्वतंत्रता अभी अधूरी थी। भारत की भूमि कुछ भूभाग पर अभी भी विदेशियों का अधिकार था। फ्रांस का शासन पांडिचेरी पर और पुर्तगाल का शासन गोवा दमन द्वीप पर स्थापित था। स्वतंत्र भारत की सरकार ने दोनों क्षेत्रों में स्वतंत्र कराने के प्रयत्न किए। फ्रांस के पांडिचेरी पर अपना शासन समाप्त कर इस क्षेत्र को भारत को सौंप दिया गया, पर पुर्तगाल की सरकार गोवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। परिणाम था 1905 कितना दिया है इसमें समझ में नहीं आ रहा को महिलाओं ने को गोवा मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में सभी वर्ग, जाति, धर्म और विचारधारा के लोगों ने तथा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मध्य प्रदेश के भी अनेक नवयुवकों ने इसमें भाग लिया। इन नवयुवकों का एक युवक था राजा भाऊ महाकाल। गोवा मुक्ति आंदोलन समिति ने निश्चय किया कि 15 अगस्त 1955 के दिन, उधर 55 ही लिखा था, गोवा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाए और गोवा को आज़ाद कराया जाए। इस हेतु सभी सत्याग्रही पहले पूना के केसरी भक्त एकत्रित हुए। वहाँ से 4-4 की टोलियों में गोवा में प्रवेश करने और तिरंगा ध्वज फहराने की योजना अनुसार 13 अगस्त 1955 को लगभग 1000 सत्याग्रही बेलगांव पहुँचे। बेलगांव में से 4-4 टोलियों में सत्याग्रहियों ने गोवा की सीमा में प्रवेश किया। सत्याग्रही आगे बढ़ते जा रहे थे और गोवा पुलिस उन पर निर्दयतापूर्वक गोलियां चला रही थी। राजा भाऊ महाकाल की टोली भी तिरंगा लेकर आगे बढ़ रही थी। उस पर भी गोलियां दागी जा रही थी। एक एक करके सभी सत्याग्रही जमीन पर गिरने लगे। तभी तेजी से आगे बढ़कर तिरंगे झंडे को राजा भाऊ महाकाल ने संभाला और भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय बोलते हुए आगे बढ़े। सामने से की पुलिस द्वारा लगातार गोलियां चलाई जा रही थी। एक गोली राजा भाऊ महाकाल के सिर में लगी। गोली लगने के कारण उनकी आंख पर घाव हो गया। फिर भी वे वीरतापूर्वक आगे बढ़ते रहे। अधिक खून बह जाने के कारण वे बेहोश होकर गिर पड़े। 20 घंटे तक मृत्यु के संघर्ष करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। आंदोलन में एक ही दिन में 100 सत्याग्रही गोलियां खाते हुए भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय बोलते हुए शहीद हुए। उनमें ब्यावरा के श्री गंगा विष्णु श्याम भरथरे का नाम भी उल्लेखनीय है, जो ब्यावरा यही है ना पास में। राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी
1923 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता बलवंत भट्ट महाकाल तथा माँ का नाम अन्नपूर्णा देवी था। राजा भाऊ महाकाल का परिवार पूर्णतः महाराष्ट्र का तेलंग ब्राह्मण परिवार था। महादजी सिंधिया के समय जो विद्वान ब्राह्मण महाराष्ट्र से आए उनमें यह परिवार भी था। इस परिवार को महाकाल की पूजा का कार्य दिया गया। तब से राजा भाऊ का परिवार भगवान महाकाल की पूजा करता आ रहा है तथा इस परिवार के नाम के साथ महाकाल भी जुड़ गया। राजा भाऊ महाकाल की शिक्षा उज्जैन में हुई। बचपन में उन्हें व्यायाम करने शिप्रा नदी में नदी के प्रवाह के विपरीत तैरने और घूमने का शौक था। 1952 के कश्मीर आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। 1955 में 2 बार किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। जब देश में गोवा की मुक्ति के लिए आंदोलन करने का आह्वान हुआ तो राजा भाऊ महाकाल ने उस आंदोलन में भाग लिया। 10 अगस्त 1955 के दिन इंदौर के सुभाष चौक में भाषण देते हुए राजा भाऊ महाकाल ने कहा, भारत की अखंडता और सुख समृद्धि की ही हमारे जीवन का सपना है। इसी स्वप्न को साकार करने के लिए हम गोवा की ओर जा रहे हैं। वहाँ यदि हमें मृत्यु से भी आलिंगन करना पड़े तो हम हंसते हंसते करेंगे। राजा भाऊ महाकाल ने ऐसा ही किया। उन्हें सिर में गोली लगी तब उन्होंने अपने साथियों से कहा, यह तो मुझे कंकड़ लगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं साहसी और वीर पुरुष ही होते हैं जो अपने माँ को मातृभूमि पर बलिदान करने के लिए बंदूक की गोली और कंकड़ लगने के रूप में लेते हैं। यह भी संयोग है कि राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी को हुआ और देश के लिए बलिदान 15 अगस्त को हुआ। ये दोनों ही दिन राष्ट्रीय दिवस हैं। ठीक है, तो आज ये अपने पाठ हो गए। मरकर भी जो अमर रहे, इसमें अपन ने पहला भाग पढ़ा था आज़ाद चंद्रशेखर, ठीक है, और दूसरा भाग था राजा भाऊ महाकाल। ठीक है, पढ़ लिया है हमने। अब इसके जो अभ्यास कार्य है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस पाठ को और पढ़िए, अच्छे से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।